हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड की पाठशाला। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सेक्शन 1.6 जो है वो स्टार्ट किया था, जिसमें हमने थ्योरेटिकल अप्रोचेस टू जेंडर सोशलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। अब ये सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे आज कुछ स्ट्रक्चरल अप्रोचेस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चरल अप्रोचेस के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चरल अप्रोचेस का मीनिंग क्या है। जैसा कि हमने सुना होगा कि अगर गांधी जी ने कुछ कहा है तो उसे हम कहते हैं गांधीयन थ्योरी। अगर मार्क्सिस्ट ने कुछ कहा है तो हम उसे कहेंगे कार्ल मार्क्स ने कुछ कहा है तो हम उसे कहते हैं मार्क्सिस्ट थ्योरी। तो ऐसे ही एक फंक्शनलिज्म या फंक्शनलिस्ट थ्योरी हम कह सकते हैं। इसमें यह बताया गया है कि कैसे एक सोसाइटी में कोई भी अगर इंस्टीट्यूशन है तो कैसे वो सबके सपोर्ट से, सबके हर एक पोर्शन के सोसाइटी में कोई इंस्टीट्यूशन है तो हर एक यूनिट जो है उस इंस्टीट्यूशन की कैसे एक साथ जो है वो मिलके काम करती है और अपने स्पेसिफिक रोल्स को निभाती है। तो यही चीज़ जो वो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में बताई गई है। इसमें क्या बताया गया है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर सोसाइटी में काम कर रही है तो वो ह्यूमन बॉडी की तरह, जैसे कि ह्यूमन बॉडी को काम करने के लिए हर एक ऑर्गन का काम करना, अपने काम को निभाना बहुत ज़रूरी है, वैसे ही कोई भी इंस्टीट्यूशन है अगर सोसाइटी में तो उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है और जो कि उसके द्वारा करना ज़रूरी है ताकि सोसाइटी में और एंटायर सिस्टम में जो है स्टेबिलिटी बनी रहे। तो यहाँ पे यही डिटेल में बताया गया है, एक बार हम पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म कंपेयर्स द वर्किंग ऑफ सोसाइटी टू अ लिविंग ऑर्गेनिज्म comprised ऑफ वेरियस फंक्शनिंग ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर इन यूनिसन टू कीप द ऑर्गेनिज्म अलाइव एंड हेल्दी। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो है वो क्या करती है, सोसाइटी की वर्किंग को जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ कंपेयर करके ये बताती है कि जैसे कि ऑर्गन्स जो हैं वो एक साथ मिलकर काम करते हैं ताकि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अलाइव और हेल्दी रह सके, ऐसे ही कोई भी इंस्टीट्यूशन है अगर सोसाइटी में तो उसकी हर एक यूनिट जो है वो एक साथ मिलके काम करती है और अपने स्पेसिफिक रोल्स को प्ले करती है ताकि सोसाइटी का जो बैलेंस है वो बना रहे। The institutions of society function the same manner as the organs of human body and each serve a specific function which is required to maintain the stability of the entire system. Structural functionalism divides society into functional units such as family, government, education, economy, religion and science. The members of each functional unit are aware of their specific roles and duties and they also share common cultural beliefs and social norms. तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो है वो सोसाइटी को कुछ फंक्शनल यूनिट्स में डिवाइड कर देती है, जैसे कि गवर्नमेंट, फैमिली, एजुकेशन, इकोनॉमी, रिलीजन, साइंस। तो ये कुछ यूनिट्स डिवाइड हो गई सोसाइटी में, जो हर एक यूनिट है अपना स्पेसिफिक रोल और ड्यूटी को प्ले करेंगे और जिससे कि सोसाइटी में जो है वो बिलीव्स और स्टेबिलिटी जो है वो बनी रहे, बैलेंस जो है वो बना रहे। In this way, the system maintains the stability and reproduces itself over time through socialization within the family unit and by social control through peer groups. Abrupt or unexpected social change, however, can severely disrupt the balance between the interconnected institutions and affect the entire society. तो यही चीज़ बताई गई है कि ये जो इंटरकनेक्टेड इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो पार्ट्स हैं जैसे कि फैमिली, गवर्नमेंट, एजुकेशन, अगर इसमें से कोई भी एक भी पार्ट या इंस्टीट्यूशन जो है वो डिसरप्ट होती है, उसमें कुछ डिसबैलेंस क्रिएट होता है तो एंटायर सोसाइटी जो है वो इफ़ेक्ट होती है। तो ये मीनिंग था स्ट्रक्चरल अप्रोच का। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच से हम कह सकते हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये एक साथ मिलके कैसे काम करती हैं और किस टाइप से जो है सोसाइटी में बैलेंस क्रिएट होता है, ये जो है स्ट्रक्चरल अप्रोच में बताया गया है। अब स्ट्रक्चरल अप्रोच को पढ़ने के दो तरीके हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोचेस। किस तरीके से ये जो सोसाइटी है, किन अप्रोचेस से, कौन सी दो ऐसे स्ट्रक्चरल अप्रोचेस हैं जिनकी थ्रू जो है ये सोसाइटी काम करती है। तो वो दो अप्रोचेस हैं, कॉन्सेंसस अप्रोच और कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच। तो ये दो अप्रोचेस हैं जो कि किसी भी सोसाइटी में हो सकती हैं, या तो कॉन्सेंसस अप्रोच होगी या कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच। तो चलिए इनको एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है कॉन्सेंसस अप्रोच। कॉन्सेंसस थ्योरी और अप्रोच functionalism investigate institution to consider the functions they perform in the society. The functionalist premise is that if an institution exists then there must be some reason for its existence. तो consensus approach में क्या बताया गया है कि अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होगा कि वो इसीलिए एग्जिस्ट कर रही है। जैसे कि हम एजुकेशन का एग्जांपल लेते हैं तो फंक्शनलिस्ट क्या एज्यूम करते हैं कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सर्व सम सोसाइटल नीड्स,
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं। क्यों एग्जिस्ट कर रही हैं? क्योंकि सोसाइटी की कुछ नीड्स को वो फुलफ़िल कर रही हैं। अगर कोई नीड्स फुलफ़िल नहीं हो रही होती तो वो सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। Educational institutions are examined for the positive contribution they make towards maintaining society. तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कुछ सोसाइटी में पॉजिटिव रोल कंट्रीब्यूट कर रही हैं, इसीलिए उनको एग्जामिन किया जाता है। All societies must have ways of socializing new members and some societies need specialist institutions for differentiating between people and allocating them to specific levels of economic activity within their society, such in the case with इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो इसमें ये बताया गया है कि हर एक सोसाइटी के पास जो हैं वो सोशलाइजिंग करने के लिए न्यू मेंबर्स होते हैं, और ये न्यू मेंबर्स जो हैं इनको स्पेसिफिक रोल्स प्रोवाइड किए जाते हैं सोसाइटी में, ताकि ये अपना जो भी कुछ है वो कंट्रीब्यूट कर सकें सोसाइटी के लिए, और सोसाइटी का जो बैलेंस है वो एक बना रहे। तो अब ये बात तो एक तरह से आपको पढ़ के लग रहा होगा कि ये वही बात हो गई कि स्ट्रक्चरल अप्रोच या कंसेंसस अप्रोच, इसमें फ़र्क क्या हुआ। तो ये एक पार्ट है, कंसेंसस अप्रोच जो है ये एक स्ट्रक्चरल अप्रोच का ही पार्ट है, और कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच जो है वो भी इसी का ही पार्ट है। लेकिन इन दोनों में फिर डिफरेंस क्या है, तो ये हम एक बार आगे पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कॉन्सेंसस अप्रोच जो है वो सोसाइटी को किस तरह से मेंटेन करने की बात कर रहा है, और कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच जो है वो सोसाइटी को किस तरीके से मेंटेन करने की बात कर रहा है। देखिए, इस लाइन से आपको एग्जैक्ट सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। द कॉन्सेंसस थ्योरी एम्फसाइजेज दैट द सोशल ऑर्डर इज़ थ्रू द शेयर नॉर्म्स एंड बिलीफ सिस्टम ऑफ पीपल। तो कॉन्सेंसस थ्योरी किस चीज़ पर जोर देती है कि सोशल ऑर्डर जो है वो शेयर्ड नॉर्म्स की वजह से है। मींस लोग अगर मिलके काम कर रहे हैं तभी सोशल ऑर्डर जो है वो मेंटेन होगा। These theories believe that the society and its equilibrium are based on the consensus और agreement of people। तो consensus theory का मेन मोटिव बताने का यही है कि अगर सोसाइटी में इक्विलिब्रियम लाना है तो इक्विलिब्रियम कैसे आ सकता है? सिर्फ एग्रीमेंट से, पीपल के एग्रीमेंट से। द कॉन्सेंसस थ्योरी फोकस्ड ऑन द सोशल ऑर्डर बीइंग सस्टेन्ड बाय शेयर्ड नॉर्म्स वैल्यूज़ एंड बिलीव्स ऑफ द पीपल। तो कॉन्सेंसस थ्योरी जो है वो इसी चीज़ पे फोकस करती है कि सोशल ऑर्डर जब भी मेंटेन रह पाएगा जब शेयर्ड नॉर्म्स वैल्यूज़ बिलीव्स जो हैं वो पीपल आपस में शेयर करेंगे। जबकि इसकी अपोजिट जो है वो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अब कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है वो इससे अपोजिट क्या कहती है वो एक बार पढ़ लेते हैं। It was Karl Marx who initiated this approach of viewing the society through the inequalities in society that give rise to class conflicts। तो कार्ल मार्क्स जो हैं उन्होंने ही इस थ्योरी को एक तरह से हम कह सकते हैं अप्रोच किया था, या फिर ये थ्योरी दी थी कि इनइक्वालिटीज़ जो हैं सोसाइटी में वही जो हैं राइज देती हैं कॉन्फ्लिक्ट्स को। कॉन्फ्लिक्ट्स किस वजह से हैं? बिकॉज ऑफ इनइक्वालिटीज़। अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर टू क्लासेस इन ऑल सोसाइटीज़, दीज हैव द हैव्स एंड द हैव नॉट। तो कार्ल मार्क्स के हिसाब से हर एक सोसाइटी में दो जो हैं क्लासेस हैं, हैव्स और हैव नॉट्स। इससे हम समझ सकते हैं कि अपर क्लास और लोअर क्लास हम कह सकते हैं। हैव्स मींस जिनके पास सारा कुछ है, जिनके पास हर एक सुख सुविधा है, और हैव नॉट्स जिनके पास ऐसी कोई सुख सुविधा हम कह सकते हैं या ऐसा कुछ नहीं है जो कि उनकी लाइफ के लिए या अच्छी लाइफ के लिए, लग्जरियस लाइफ के लिए नेसेसरी है। The status quo is maintained and fueled according to the wants of the dominant group or else the haves in the society। तो कार्ल मार्क्स ने इस कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच के थ्रू क्या बताया कि अगर सोसाइटी में स्टेटस क्यू मीन्स सेम पोजीशन या सोसाइटी का हम बैलेंस कह सकते हैं वो मेंटेन्ड है, तो किस वजह से है? बिकॉज ऑफ द वांट्स ऑफ द, या फिर अकॉर्डिंग टू द वांट्स ऑफ द डोमिनेंट ग्रुप। तो डोमिनेंट ग्रुप जो है, जो अमीर लोग हम कह सकते हैं, या हैव्स ग्रुप जो है, उनकी वांट्स की वजह से, उनके वांट्स के हिसाब से जो है सोसाइटी जो है, जो सोसाइटी का लेवल है वो मेंटेन्ड है। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज ऑल्सो पे अटेंशन टू हाउ द डोमिनेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी मेंटेन देयर पावर थ्रू द यूजेज ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन सच एज रिलीजन, इकोनॉमी एटसेट्रा। अब जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जिन्होंने दी है वो इस पर भी अटेंशन पे करते हैं कि जो ये डोमिनेंट ग्रुप है सोसाइटी में वो अपनी पावर को किस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं, किस चीज़ों का इस्तेमाल करके, चाहे वो रिलीजन हो चाहे इकोनॉमी हो, किन चीज़ों का इस्तेमाल करके वो अपने स्टेटस को, पावर को मेंटेन रख रहे हैं सोसाइटी में। दे बिलीव दैट दोज हु आर इन पावर यूज़ बोथ रिप्रेसिव मैकेनिज्म एज वेल एज आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस टू मेंटेन सोशल ऑर्डर। तो इनके हिसाब से, कार्ल मार्क्स के हिसाब से क्या बताया इन्होंने कि जो ये
डोमिनेंट ग्रुप है या जिनके पास पावर है, वे ये क्या यूज़ करते हैं, लोगों को दबाने की भी कोशिश करते हैं और अपनी आइडियोलॉजी भी यूज़ करते हैं। मीन जो भी तरीका वो यूज़ कर सकते हैं, हर एक तरीका यूज़ किया जाता है, चाहे वो माइंड के थ्रू करना चाहें, चाहे वो अपने पैसे के दम पे, पावर के दम पे लोगों को दबाएं, उसी को यूज़ करके जो है वो सोसाइटी में जो ऑर्डर है उसको मेंटेन रखते हैं। नेक्स्ट इज, इन दिस सेंस द थ्योरी हाईलाइट्स द कॉन्फ्लिक्ट of interest among people. The conflict theory also pays an attention to various forms of inequality that take place in society that can be economic, political and educational in nature. तो इस सेंस में ये जो थ्योरी है ये क्या हाईलाइट करती है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है लोगों के बीच में, किसी भी सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता ही है और डोमिनेंट ग्रुप जो है वो सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए किसी भी चीज़ का मेजर्स का यूज़ करते हैं। द कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है वो और किस चीज़ पर अटेंशन देती है कि इनइक्वालिटी जो है वो हर एक सोसाइटी में किस फॉर्म में है, इकोनॉमिक फॉर्म में है, पॉलिटिकल फॉर्म में। इनइक्वालिटी तो है ही सोसाइटी में, लेकिन वो किस फॉर्म में है, किस नेचर में है सोसाइटी में। अनलाइक इन द कॉन्सेंसस थ्योरी, दिस थ्योरी डज नॉट गिव प्रोमिनेंस to shared norms and values or consensus of people. They highlighted the importance of the struggle between classes and the clashes of have and have nots as a means of achieving equality. तो जैसा कि हमने consensus theory में पढ़ा कि सोसाइटी जो है किस वजह से चल रही है, बिकॉज ऑफ शेयर्ड नॉर्म्स, लोगों के एग्रीमेंट की वजह से। लेकिन इस थ्योरी में जो है इसका अपोजिट होता है। इसमें ये बताया गया है कि इसमें किस चीज़ को इम्पोर्टेंस ये दी गई है या हाईलाइट किया गया है कि देयर इज़ अ स्ट्रगल बिटवीन द क्लासेस, अलग अलग क्लास के बीच में स्ट्रगल है और क्लैशेस हैं हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में। कुछ चीज़ें हमारे पास हैं, कुछ नहीं है, तो उनके बीच में स्ट्रगल की बात की गई है और यही एक मीन्स बताया गया है कि सोसाइटी में इक्वालिटी का। तो आई थिंक आपको अब ये दोनों अप्रोचेज़ जो हैं वो अच्छे से समझ आ गई होंगी। दोनों ही जो हैं वो स्ट्रक्चरल अप्रोचेज़ हैं। दोनों ही अप्रोचेज़ में सोसाइटी के वर्किंग के बारे में हम कह सकते हैं बताया गया है कि किस तरीके से सोसाइटी की वर्किंग हो रही है, किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं। लेकिन डिफरेंस ये है कि कॉन्सेंसस अप्रोच में देयर इज़ एग्रीमेंट इन द सोसाइटी, वेयर एज इन कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच कार्ल मार्क्स ये बताना चाहते हैं कि जो डोमिनेंट ग्रुप है सोसाइटी में वही है जो पावर मेंटेन करता है और किसी भी तरीके से, किसी भी मेजर्स को यूज़ करके जो है वो सोशल ऑर्डर को वो मेंटेन करते हैं। तो यही था दोनों के बीच में डिफरेंस। अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा अच्छे से कि क्या है ये स्ट्रक्चरल अप्रोचेस। तो आज के लिए बस इतना ही। अब यहाँ पे हमारा सेक्शन 1.6 जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में अपना सेक्शन 1.7 जो है कंप्लीट करेंगे और आई थिंक 3 या 4 वीडियोज़ में और ये चैप्टर हमारा जो हम कवर कर रहे थे, चैप्टर 1 जेंडर इश्यूज़ ऑफ पेपर 5A, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।